नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान कल। आखिरी 2 चरणों के लिए दिग्गजों की रैली। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत अभी 1488 एम्बुलेंस से हटा समाजवादी शब्द। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। प्रचार के दौरान राजनेताओं को संयम बरतने की सलाह। बीएमसी में शिवसेना का साथ नहीं देगी कांग्रेस। निर्वाचित पार्षदों की बैठक के बाद फैसला। बीजेपी का कांग्रेस पर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का आरोप। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या की निंदा। यूएन महासचिव ने नस्लवादी हमलों को बताया घातक। परिजनों ने मांगी प्रवासियों की सुरक्षा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। 333 रनों से शिकस्त। 12 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने स्टीव ओकीफे। और खबरों की शुरुआत विधानसभा चुनाव की खबरों से। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए कल 51 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 608 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। अच्छे दिन नहीं आने वाले। एक वोट देकर के इन्हें जिता करके भेजो। धुआंधार प्रचार का ये सिलसिला शनिवार शाम 5 बजे थम गया। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। प्रचार थमने के बाद अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। 27 फरवरी को बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इन सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नेपाल से लगी सीमा को सील कर दिया गया है, जबकि नाकों पर खास तलाशी अभियान जारी है। चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम दौर में है। इस दौर में 96 लाख महिलाओं समेत 1 करोड़ 84 लाख मतदाता 608 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें तरबगंज से उत्तर प्रदेश के मंत्री विनोद कुमार सिंह, अयोध्या से पवन पांडे और अकबरपुर से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति, अमिता सिंह और गरिमा सिंह भी अहम उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिल वस्तु और एटवा सीट पर हैं। ईवीएम और वीवीपीएटी की जांच जारी है। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में 5-5 सीटें आई थीं। बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं होगी। इस सीट पर 9 मार्च को चुनाव आयोग ने मतदान कराने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार कल शाम थम गया। आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैलियां की और मतदाताओं से उनकी पार्टी को जीत दिलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जगहों पर कई रैलियां की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बहराइच, गोंडा और सुल्तानपुर में रैली की। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी, काले धन और नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। किसानों के दिल में जो दर्द है उसको कैसे मिटाया जाए। 2014 में आए थे, कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। मिल गया रोजगार। अच्छे दिन नहीं आए। सिद्धार्थनगर और बस्ती में रैली कर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री और बीजेपी से पूछा कि उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए कौन सा काम किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी में सांठगांठ का आरोप लगाया। इन्होंने धोखा देने का काम किया, इन्होंने लाइन में लगाया और एक बार हमारे साथी फिर लाइन में लगेंगे और इस बार नोट के लिए नहीं,
मशीन पर साइकिल और चुनाव चिन्ह पंजा दबाने के लिए लाइन में लगेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने देवरिया में रैली की। उन्होंने नोटबंदी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना की और जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। यह अन्य वादों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं। कुशीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी तंज कसा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को हत्याओं के मामले में नंबर 1 बना दिया है। चाचा भतीजा की टोली पूरा पैसा हजम कर गई, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर में 27 फरवरी को 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। श्याम सुंदर के साथ बहराइच से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल 23 फरवरी को चौथे दौर के मतदान के दौरान मौर्य बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ के अंदर घुस गए थे। जिला प्रशासन ने इस आरोप की जांच के बाद एफआईआर करने का आदेश दिया था। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर जाते वक्त वो पार्टी के निशान वाले स्टीकर को उतारना भूल गए थे। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस पर लिखे समाजवादी स्वास्थ्य सेवा से समाजवादी शब्द को ढक दिया गया है। ये कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक शिकायत में इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। शिकायत में कार्रवाई की मांग भी की गई। शिकायतकर्ता ने आयोग से कहा कि एम्बुलेंस के जरिए समाजवादी पार्टी का प्रचार हो रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया था कि समाजवादी शब्द ढकना सुनिश्चित कराया जाए। आयोग के निर्देश पर 1488 एम्बुलेंस पर समाजवादी शब्द को ढका गया है। चुनाव आयोग ने राजनेताओं से अपने भाषणों में संयम बरतने के लिए कहा है। कुछ नेताओं की धार्मिक भावना को कथित तौर पर भड़काने वाले बयानों के मद्देनजर आयोग ने इसे गलत प्रवृत्ति करार दिया। शनिवार को चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें नेताओं को ऐसे भाषणों से परहेज करने की सलाह दी गई है। चिट्ठी में ये कहा गया है कि आयोग की तरफ से पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों का सही नतीजा नहीं मिल रहा, जो काफी निराशाजनक है। साथ ही चुनाव प्रचार में नेताओं की तरफ से धर्म को इस्तेमाल करने वाले भाषण संज्ञान में आए हैं। आयोग ने कहा कि कुछ बयान ऐसी जगहों पर दिए गए जहां पर आचार संहिता लागू नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युग में इस तरह के बयान आसानी से चुनाव क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं, जिनसे चुनाव प्रक्रिया में दूसरे उम्मीदवारों को परेशानी होती है। आयोग ने इसे चिंता का विषय बताते हुए नेताओं को इस तरह की प्रवृत्ति को बदलने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने चुनावी रैली में राज्य को आर्थिक नाकेबंदी से मुक्त कराने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नगा शांति समझौते में मणिपुर के खिलाफ कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में पहली चुनावी रैली में राज्य की 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। प्रधानमंत्री ने राज्य को आर्थिक नाकेबंदी से भी मुक्ति दिलाने का वादा किया। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे। मैं आपको वादा करता हूं और हम दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। प्रधानमंत्री ने नगा शांति समझौते को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राज्य सरकार झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समझौते में मणिपुर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है। 9 लोगों का साझा कोड हुआ है, इसमें कहीं पर भी मणिपुर के टेरिटरी के साथ कोई भी धोखा करने की चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य की जनजातियों से कोई भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी हो या तराई के इलाके, सबका ध्यान रखा जाएगा।
मणिपुर में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह ने कहा कि नगा शांति समझौते से पहले केंद्र सरकार ने किसी से चर्चा नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री से उन कांग्रेस नेताओं के नाम बताने को कहा जिनके साथ चर्चा हुई। इबोबी सिंह ने कहा कि चुनाव के वक्त लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। We have no any idea before entering this framework agreement. They never concerned with the concerned state also. I don't know the other like Arunachal and Assam. We don't know. और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। घुंघरुओं की झनकार और अभिनय का सुंदर संगम, घरानों में घराना, काल का बिंदादीन की 8वीं पीढ़ी का चमकदार सितारा। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारत यानी कि जहाँ पर भाव, राग और ताल का संगम होता है, ये त्रिनदियाँ जाके मिलती हैं, वही मेरा भारत है। शख्सियत में मिलिए कथक नृत्य के खूबसूरत सितारे गुरु जयकिशन महाराज जी से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बीएमसी में कांग्रेस शिवसेना का साथ नहीं देगी। पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक में यह फैसला हुआ है। उधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना है। शिवसेना अब इंतजार करो की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस ने बीएमसी में मेयर पद के लिए शिवसेना का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी के पार्षदों की बैठक में ये फैसला हुआ। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है कि महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही। जो बार बार इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। जरा इंतजार करो, चुनाव की 9 तारीख है, इतनी जल्दबाजी क्या है? जो होगा तो दिखेगा, वो थोड़ा ही छुप के रहने वाला है। जो भी निर्णय होगा वो तो घोषित करेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाने की संभावना को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उनका शिवसेना और भाजपा के हित में या महाराष्ट्र और मुंबई के हित में कोई नीति नहीं है। उनके स्वार्थ के लिए वो सरकार गिराना चाहते हैं, उसकी उनकी स्ट्रॅटेजी है। उससे दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने सावध रहना चाहिए। काँग्रेस सारख्या पक्षासोबत काय वाटेल ते झालं तरी भारतीय जनता पार्टी जाणार नाही 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 आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं कोणाला जायचं असेल तर आम्ही त्यांना रोकणारही नाही। एनसीपी का कहना है कि वो कांग्रेस से चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी। हमें लगता है कि शिवसेना 1 नंबर की पार्टी है और उनके महापौर बनने की संभावना ज्यादा है। जहां तक एनसीपी का सवाल है, हमने तय किया है कि कांग्रेस के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे और जब चुनाव होगा तब फैसला करेंगे। 227 सीटों वाली बीएमसी में मेयर के लिए 114 वोट जरूरी हैं। शिवसेना 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर है। बीजेपी के 82, कांग्रेस के 31 और एनसीपी के 9 पार्षद हैं। ऐसे में बीएमसी की कुर्सी को लेकर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में भारी जीत से उत्साहित बीजेपी अब इसे आने वाले चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने देश भर के सभी जिला कार्यालयों में कल विजय उत्सव मनाया। बीजेपी का कहना है कि निगम और स्थानीय निकायों में मिली जीत नोटबंदी पर जनता का समर्थन है। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय और राजधानी दिल्ली समेत देश भर में जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव और एमसीडी चुनाव पर ओडिशा और महाराष्ट्र में आए नतीजों का असर पड़ेगा। ओडिशा विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर अवरोध हुआ। सत्ताधारी बीजू जनता दल और कांग्रेस के अवरोध के कारण कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को एक चुनावी रैली का मुद्दा उठाया। विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ओडिशा की गरीबी पर टिप्पणी कर राज्य का अपमान किया है। बीजेडी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की। बीजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया, जबकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि बीजेडी और कांग्रेस को राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु ने कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक सरकार के बांध बनाने के फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पलनीसामी ने कहा कि कर्नाटक की ओर से बांध का निर्माण एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने पत्र में मीडिया में आई खबरों का हवाला दिया और कहा कि इस पर करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने इसके लिए जरूरी अनुमति नहीं ली है और कर्नाटक का ये काम पंचायत के फैसले के खिलाफ है। पलनीसामी ने कर्नाटक सरकार की परियोजना को मंजूरी नहीं देने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार नगर निगम चुनाव से पहले अपना बजट पेश करेगी। शनिवार को हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ है। 6 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा कर इसी सत्र में पास किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। दिल्ली सरकार की बैठक में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसमें अनस्किल्ड लेबर की मजदूरी बढ़ाकर अब 13,350 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं सेमी स्किल्ड लेबर की मजदूरी 14,698 रुपए और स्किल्ड लेबर की मजदूरी 16,182 रुपए करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे खुद प्रस्ताव लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास जाकर मंजूरी लेंगे। अभी वाला जो मिनिमम वेज है वो अगस्त वाले से 600-700 रुपए कम है और उसका कारण यह है कि दिसंबर के महीने में जब इस कमेटी ने मार्केट सर्वे किया उस वक्त फूड प्राइसेस उतने कम थे। तो अभी हम चाहते तो कैबिनेट में इसको इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन फिर ये कोर्ट में लिटिगेशन का मामला बनता। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। स्टाफ काउंसिल की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। समिति हिंसा में छात्रों की भूमिका की जांच करेगी। काउंसिल ने सोमवार सेमिनार का आयोजन करने वाले शिक्षकों और छात्रों के समर्थन का फैसला भी किया है। सेमिनार में जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शुहरा रशीद को बुलाया गया था। एबीवीपी के विरोध के बाद दोनों का निमंत्रण रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर छात्रों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। नागालैंड की पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को राज्य सरकार का वित्त सलाहकार बनाया गया है और आपको बता दें कि उन्हें ये दर्जा दिया गया है। राज्यपाल पीवी आचार्य ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। जेलियांग को शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर विरोध का सामना करना पड़ा था। आदिवासी संघों के विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्त 1 मार्च से श्री अमरनाथ यात्रा 2017 के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश भर में 433 बैंक शाखाओं में पंजीकरण की व्यवस्था की है। जल्दी ही बैंक शाखाओं में इसके लिए फॉर्म भी मिलने लगेंगे। 29 जून को श्री अमरनाथ यात्रा 2017 की शुरुआत होगी, जो 7 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा की कुल अवधि 40 दिन रखी गई है, जो पिछली बार यात्राओं के मुकाबले कम होगी। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिटेन के उदार लोकतंत्र की स्थिति में बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का लोकतंत्र इतना उदार है कि डिफॉल्टर भी यहां आकर ठहर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर नहीं चुकाना एक बड़ी समस्या है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत नहीं चाहता कि कर्ज डिफॉल्टर कानून से बचकर रहें। अरुण जेटली ने कार्यक्रम में कहा कि पहली बार कड़ा कदम उठाया गया है और इस कर्ज को लेकर उसे नहीं लौटाने वाले देश से भाग रहे हैं। अरुण जेटली ने ये बातें विजय माल्या का नाम लिए बगैर कही
किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या पिछले साल मार्च में ब्रिटेन चले गए थे। भारत में बैंकों को उनसे 1.4 अरब डॉलर का कर्ज वसूलना है। भारत सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही ब्रिटेन की सरकार से माल्या के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक तौर पर आग्रह भी किया है। अमेरिका के कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या की संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस प्रशासन ने कंसास में हुई घटना को राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रवासियों पर दिए गए बयान से जोड़ने से इनकार किया है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि देश में इस तरह के नफरत भरे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में एक भारतीय की हत्या को लेकर दुनिया भर में गुस्सा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस नस्लवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे हमलों के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि समाज में मूर्खतापूर्ण हिंसा और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। कंसास के स्थानीय नागरिक भी घटना से हैरान हैं। When we peeled the layer, then we realized, oh, the gun violence was actually somebody killing people because they're different. And so that adds another layer to it, and that's when it became really hard to really make sense of this. अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इसे अमेरिका के नैतिक मूल्यों पर हमला बताया। मृतक श्रीनिवास के परिजन गहरे सदमे में हैं। उनकी पत्नी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अमेरिकी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नफरत की राजनीति को जायज नहीं ठहराया जा सकता। I need an answer. I need an answer from the government. I need an answer for everyone out there. बुधवार रात कंसास में एक शख्स ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई। इसमें 32 साल के श्रीनिवास कुची भोटला की मौत हो गई, जबकि आलोक मदासानी और इयान गिलाट जख्मी हो गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर घटना पर हैरानी जताई थी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। गिरफ्तार हमलावर एडम पुरिंटन से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया के जिनेवा में शांति वार्ता चल रही है। और अब खेल की खबर। ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल बाद भारत को उसकी जमीन पर करारी शिकस्त दी। उसने पुणे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 333 रन से हरा दिया। पहली पारी में 105 रन पर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी में भी 107 रन ही बना सकी। मैच के हीरो स्टीव ओकीफ ही रहे, जिन्होंने मैच में कुल 12 विकेट लिए। पुणे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ की शतकीय पारी और स्टीव ओकीफ की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। मैच के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रन से करारी शिकस्त दी। दूसरी पारी में 441 रनों का लक्ष्य हासिल करने उतरे भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के आगे नहीं टिक पाए और एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। पूरी पारी 107 रनों पर सिमट गई। चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। Only from the bowling aspect, I would say the batting was not up to standard, and that's certainly how we, shouldn't bat from here on. Is all I can say, and I think the batting let us down. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 285 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने 109 रन की शानदार पारी खेली। भारत की तरफ से आर अश्विन ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। I would say it was sustained pressure from the Australian bowlers, but that also depends on how badly we batted in the first innings. Is the main reason that we could not get back into the game. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 260 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 105 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। स्टीव ओकीफ को दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने पूरे मैच में 12 विकेट चटकाए। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 0-1 से आगे हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर निर्माता और निर्देशक मनमोहन देसाई की आज जयंती है। फिल्म इंडस्ट्री में मंजू के नाम से मशहूर मनमोहन देसाई का जन्म मुंबई में 26 फरवरी 1937 को हुआ था। 1960 में मनमोहन देसाई ने अपनी पहली फिल्म छलिया का निर्देशन किया। इसके बाद उन्होंने सच्चा झूठा, रोटी, परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, अमर अकबर एंथनी और कुली जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई।
अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले मनमोहन देसाई ने 1 मार्च 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तेरी रब ने बना दी जोड़ी तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा। होनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों आमल अकबर धम धम भिगा भिगा मौसम भिगा भिगा, गिनती है मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। आए अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू तो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी, 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान कल, आखिरी 2 चरणों के लिए दिग्गजों की रैलियां। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत सभी 1488 एम्बुलेंस से हटा समाजवादी शब्द, चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई, प्रचार के दौरान राजनेताओं को संयम बरतने की सलाह। बीएमसी में शिवसेना का साथ नहीं देगी कांग्रेस, निर्वाचित पार्षदों की बैठक के बाद फैसला, बीजेपी का कांग्रेस पर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का आरोप। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या की निंदा, यूएन महासचिव ने नस्लवादी हमलों को बताया घातक, परिजनों ने मांगी प्रवासियों की सुरक्षा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, 333 रनों से शिकस्त, 12 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने स्टीव ओकीफे। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए डिस्कॉर्स।